श्रद्धेय बाबा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। सभी को नमस्ते, हरिहर। नमस्ते ताई। नमस्ते सभी को। नमस्ते दीदी। नमस्ते। हरिहर। मिनल नमस्ते। दीदी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। जी दीदी। नमस्ते। जी, एक सुंदर से गीत के साथ हम सत्र की शुरुआत करेंगे। तो दीदी आप शुरू कर सकते हो। जी दीदी। जी। बाबा जी को नमन। योगेश भैया के प्रति कृतज्ञता, आप सभी के प्रति भी कृतज्ञता। आपसे जुड़ के एक नई प्रेरणा के साथ रोज नया जीवन शुरू हो रहा है। रोज एक नया बहुत जीवन का अध्ययन बिंदु जीवन में ही जाता है। तो ऐसे ही आ, हम सब साथ चलेंगे। इस तरह का एक कुछ छोटा सा गीत जो मैं आज गाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगे। आओ हम सब हाथ मिलाए, दिल से दिल तक राह बनाए। आओ हम सब हाथ मिलाए, दिल से दिल तक राह बनाए। राह बनाए हम, राह बनाएंगे। आओ हम सब हाथ मिलाए, दिल से दिल तक राह बनाए। राह बनाए हम, राह बनाएंगे। अंधियारा छटने को है, देखो ना वो फटने को है। अंधियारा छटने को है, देखो ना वो फटने को है। एक नए सूरज के बीच आके नीचे क्यों ना जाया जाए, चलो ना। आओ हम सब हाथ मिलाए, दिल से दिल तक राह बनाए। राह बनाए हम, राह बनाएंगे। जी दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर दीदी। दिल से दिल तक जाने की जो राह आपने हम सबको बताई, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी इसे जोड़ते हुए मैं अभी आमंत्रित करने जा रही हूँ मंजूषा दीदी को, जो उनके साथ उनके मन में जो अच्छी बात है, वो अच्छी बात बताएँ। जी नमस्ते दीदी। जी, नमस्ते दीदी। जी, सभी को नमस्ते, हरिहर, सुप्रभात। आज की अच्छी बात मैं मेरे खुद के बारे में बताना चाहूँगी। मैं एक आदर्शवादी परिवार में से हूँ और मेरा जो पालन-पोषण, पलना-बढ़ना ये आध्यात्मिक विधि से हुआ। तो मैं दर्शन से जुड़ने से पहले मेरी बहुत सारी मान्यताएँ थी। घर में बचपन से ही कर्मकांड पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर था और विवाह के पश्चात भी जिस घर में मैंने प्रवेश किया, वहाँ भी वैसा ही वातावरण था। तो मेरे जो आध्यात्मिक संस्कार थे, उसे पुष्टि मिल गई और इसकी वजह से मैं मेरा सारा वक़्त जो घर के बड़े कहते हैं, वैसा वैसा ही करती और कर्मकांड के अनुसार क्रियाकलाप करती रहती थी। बिना जाने बहुत कुछ मानने के पूरा दिन उसमें ही रहती थी और ऐसा नहीं हुआ तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, पाप होगा,
पुण्य कमाने के लिए पूजा पाठ उपवास होता था। ईश्वर का स्वरूप स्पष्ट नहीं था, कोई करने वाला है ऐसी ही मान्यता थी। लेकिन शोध भी था कि ईश्वर कैसा होगा, कहाँ होगा, और उसे मुझे देखना है बस। मनुष्य का देहांत होने के बाद कौन स्वर्ग में जाते हैं, कौन नरक में जाते हैं, स्वर्ग कहाँ होगा, नरक कहाँ होगा, ऐसे बहुत प्रश्न भी थे। घर में मेरे श्रीमान जी थोड़े अलग विचारों के थे और उनकी वजह से बाबा जी द्वारा प्रतिपादित प्रस्ताव के स्वरूप में मध्यस्थ दर्शन मेरे सामने आया। और जैसे जैसे मेरे परिचय शिविर हुए और मैंने वाङ्मय को समझने की कोशिश की, तो जो भी मेरी मान्यताएं थी वो धीरे धीरे जानना शुरू हुआ। और जो दिन भर के क्रियाकलाप थे वो जानकर करने शुरू हुए, तो उससे लक्ष्य स्पष्ट हुआ और जीने में सार्थकता देने लगी। इसी सार्थकता को देखते हुए मैंने शिक्षा संस्कार में भागीदारी करने का तय किया। इसके पीछे मुझे एक अच्छी बात स्पष्ट हो गई कि मानव को अगर भ्रम से बाहर निकलना है तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा के आधार पे ही यह संभव है। तो ये महत्वपूर्ण बात आदरणीय योगेश भैया के माध्यम से ही स्पष्ट हुई। यही मेरे जीवन में अच्छी बात है ऐसा मुझे लग रहा है। धन्यवाद सभी का। बहुत बढ़िया दीदी, और बहुत बहुत धन्यवाद भी। मंजूषा दीदी की अच्छी बात सुनकर सभी लोगों के मन में एक विचार तो अवश्य आ रहा होगा कि यदि जीवन में इन अच्छी बातों की ओर हमारा ध्यान जाए तो जीना कितना उत्साह पूर्वक होगा, है ना? तो इसी इसी उत्साह को आ, सभी के सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं सभी को एक बार फिर से आमंत्रित करती हूँ कि कल के सत्र के लिए यदि कोई उत्सुक है अच्छी बात के लिए, तो कृपया अपना लास्ट में अ, हमें नंबर भेजें या अपना नाम घोषित करें। तो हम अगली कड़ी की ओर निकलते हैं। हमारी अगली कड़ी है संस्मरण। तो संस्मरण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ जया दीदी को, जो बाबा जी के बारे में हमें बताएंगे। दीदी। जी दीदी, जी। धन्यवाद। जी। सभी को नमस्ते। बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। आज की बाबा जी के संस्मरण की कड़ी में मैं जो सानिध्य पुस्तक से दूसरा टॉपिक है बाबा जी की कर्मस्थली अभ्युदय संस्थान। तो इसके बारे में BR अग्रवाल अभ्युदय संस्थान अछोटी भैया द्वारा बाबा जी का संस्मरण बताया है। तो अग्रवाल भैया बाबा जी का संस्मरण में क्या कहते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। तो अग्रवाल भैया पेशे से इंजीनियर थे, लेकिन उनकी रुचि इंजीनियरिंग से ज्यादा मानव जाति के स्वभाव में, विचारों में स्वार्थक बदलाव होने में थी। 1990 में अग्रवाल भैया की मुलाकात गायत्री परिवार के एक कार्यक्रम में अंजनी भैया से हुई। अंजनी भैया बेहद ही नेक, सेवाभावी, उदार व्यक्तिमत्व के धनी थे। धीरे धीरे दोनों गायत्री परिवार के कार्यक्रम में तन मन धन से कई वर्षों तक लगे रहे। इस बीच सोम भैया के साथ मुलाकात हुई। डॉक्टर संकेत ठाकुर भाई के साथ एग्रीकल्चर कॉलेज तथा इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ मित्र भी गायत्री परिवार के कार्यक्रम में भागीदारी करने लगे। किसानों के कार्यक्रमों के परिप्रेक्ष्य में आउरी आश्रम केंद्र बना। वहां अर्चना दीदी अत्यंत स्नेहपूर्वक स्वागत भाव से सभी की सेवा खातिरदारी करते थे। सन 1996 में अग्रवाल भैया की मुलाकात बाबाजी श्रद्धेय ए नागराज से हुई और सह अस्तित्व का अर्थ समझ में आया। बाबाजी ने कहा, जब हमारे विचार में, मन में सह अस्तित्व होता है, तब हम जो भी योजना बनाते हैं
जो भी कार्यक्रम करते हैं उसमें सबका ख्याल व पूरकता समाई रहती है। अग्रवाल भैया कहते हैं, बाबा जी के पास बैठते थे तो उनकी अधिकांश बातें हमें समझ में नहीं आती थी, किंतु इतना भास आभास होता था कि ये ज्ञानी व्यक्ति है। कई बार हमारी आस्थाओं पर बाबा जी के प्रहार भी होते थे, जो असहनीय भी थे। इस क्रम में बाबा जी ने मध्यस्थ दर्शन के वाङ्मयों को छपाने का दायित्व अग्रवाल भैया को सौंपा। वाङ्मयों के प्रकाशन में बाबा जी के मार्गदर्शन में साधन भैया, सोम भैया, अंजनी भैया और अग्रवाल भैया ने समय लगाया। उनका कहना है, बाबा जी से समझने और वाङ्मयों के संबंध में चर्चा के लिए हम लोग कई बार अमरकंटक जाया करते थे। बाबा जी, पूजनीय माता जी, अम्बा दीदी, साधन भाई, सभी भाई भाभी एवं बच्चों का अतिथियों के प्रति स्वागत भाव, स्नेह एवं आतिथ्य भाव अद्वितीय था। बाबा जी का परिवार मानव कल्याण के उद्देश्य के लिए एक संस्थान के रूप में ध्वनित होता था। रायपुर में जीवन विद्या शिविर के आयोजन के लिए एक संस्थान की आवश्यकता लगने लगी और राजन महाराज की मुखिया के रूप में स्वीकृति हो गई। सभी के संयुक्त प्रयास से अछोटी ग्राम में अभ्युदय संस्थान की स्थापना हुई। संस्थान में निवासरत परिवारों के स्वावलंबन के लिए देशी गाय की गौशाला तथा जैविक खेती का कार्यक्रम भी होता था। संस्थान में हो रहे उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने के क्रम में रायपुर में समृद्धि शॉप का शुभारंभ बाबा जी के मार्गदर्शन में हुआ। अभ्युदय संस्थान अछूटी में बाबा जी, साधन भाई, अम्बा दीदी का वर्ष में लगभग 5 से 6 बार आना होता था। चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित विद्यालय की शुरुआत करने के लिए बाबा जी मार्गदर्शन एवं प्रेरणा देते रहे। विद्यालय का स्वरूप, पाठ्यक्रम पढ़ाने की शैली बाबा जी समझाते रहे और अभिभावक विद्यालय रायपुर खड़ा हुआ। अभ्युदय संस्थान के संचालन में, परिवर्धन में परोक्ष अपरोक्ष रूप से सैकड़ों भाई बहन का सहयोग है, जिससे यह संस्थान कृतकृत्य हुआ है। संस्थान मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद को लोगों तक पहुंचाता रहे, यही सभी अभ्युदय वासियों का संकल्प है। बी.आर. अग्रवाल भैया का यह संस्मरण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेरणादायी रहेगा, ऐसी आशा करती हूँ। धन्यवाद दीदी। बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद जया दीदी। नमस्ते जी, मैं फिर से सभी के सामने प्रस्ताव रखती हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए यदि कोई उत्सुक हो तो कृपया वह इसी सत्र के अंत में हमें बताएंगे, ताकि हम उसे नोट करके फिर कल के लिए आमंत्रित कर सके। तो अगली कड़ी को जोड़ने के लिए मैं विनोद भैया को आमंत्रित करती हूँ कि वह मानव वैचारिक इतिहास पर प्रकाश डालें। आप सभी को नमस्ते। बाबा जी को नमन। हम लोगों ने कल मध्यस्थ दर्शन एक अवलोकन, जिसमें अध्ययन बिंदु का विस्तार और संकलन जो यहाँ पर किया गया है, उसको हम सभी लोग पढ़े थे और सुने थे। तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात रखने की कोशिश मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। जैसा वैशाली दीदी ने कल कहा है कि इसको प्रस्तुत करना है, मैं यहाँ पर बहुत ही नम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी हम सभी लोगों ने वरिष्ठ प्रबोधक की बहुत सारी प्रस्तुतियाँ सुनी हैं। मैं इसमें एक विद्यार्थी हूँ और बड़ी विनम्रता से बात को कबूल करता हूँ कि प्रस्तुत करने की योग्यता तो मुझ में है नहीं, लेकिन जो भी बात हम लोग अभी तक पठन किए हैं उसको स्पष्ट करने की, मतलब जहां तक मुझे समझ में आया उसे रखने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। मेरे विचारों के अंदर
मध्यस्थ दर्शन की माध्यम से जो भी बात मुझे छुई है या जहाँ तक भी बात समझ में आई है, उसको ही रखने की मैं कोशिश करूँगा। हो सकता है इसमें कई गलतियाँ भी मुझसे हो सकती है, क्योंकि मेरी समझ अभी तो पूरी है नहीं। तो मेरी बात रखने के बाद मैं यहाँ पर आप सभी को ये बात कहूँगा कि इसमें जो भी कुछ कमियाँ होंगी, वो मेरे तरफ से होगी। बाबा जी ने तो पूरा दर्शन हमारे मानव जात के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप सभी लोगों से मैं विनती करूँगा कि मेरी कमियों को पूरा करने के लिए, सुधार करने के लिए आपकी ओर से भी प्रयास होना ज़रूरी है। जब भी मेरे जैसे विद्यार्थी आगे बढ़ पाएँगे, ऐसा मैं समझता हूँ। तो कल हम सभी लोगों ने मध्यस्थ दर्शन एक अवलोकन इस अध्याय को पढ़ा, और इसको आज थोड़ी-सी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक मैं समझा हूँ उसको रखने की कोशिश करता हूँ। ये जो पहला अध्याय था, जिसमें भूमिका को स्पष्ट किया गया था, और इसमें मानव का जो वैचारिक इतिहास है, इसका मतलब है कि मानव ने विगत में, मतलब पास्ट में जिस तरह की विचारधारा को अपनाया था, जिन विचारों के ऊपर मानव जात अपना पूरा समाज लेकर चल रही थी, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। मध्यस्थ दर्शन एक अवलोकन, इस पुस्तक में प्रथम अध्याय में बाबा जी ने मानव के वैचारिक इतिहास की एक तरह से समीक्षा की हुई है। समीक्षा की हुई है, इसका मतलब उसे खोलने का प्रयास किया गया है, जिसके माध्यम से हमारी दिशा और विचारधारा सही थी, या मानव जात पूरी समाज सही दिशा में चल रहा था या नहीं, इसको बाबा जी ने रखा हुआ है। प्राचीन काल से ही मानव के जीने का लक्ष्य और केंद्र बिंदु ईश्वर था, यह सभी लोग हम जानते हैं। जैसा अभी मंजूषा ने कहा है कि किस परिवार से वह आई है और किस परिवार में आई है, दोनों परिवारों को अगर हम देखते हैं तो हमको यह दिखाई देता है कि बहुतांश परिवार में ईश्वर केंद्रित विचारधारा थी, लेकिन इस ईश्वर को कैसे जाना जाए या उसको कैसे समझा जाए, इसके बारे में कोई स्पष्टता थी नहीं, ऐसी बात मंजूषा ने कही है। मुझे भी ऐसा लगता है, और बाबा जी ने भी यहाँ पर समीक्षा इसी कारण की है कि हम लोग सभी जिस विचारधारा से आए हुए थे, उस विचारधारा में कई तरह की अस्पष्टताएं हम लोगों को वहाँ पर देखने को मिली। या ये भी हो सकता है, जैसा पीछे कुछ सत्रों में हमारे कई अध्ययनार्थी ने इस बात को भी रखा है कि जिस परंपरा के बारे में हम लोग बात करते हैं, उस परंपरा को यह हो सकता है कि हम लोग ठीक से समझ नहीं पाए, और उसे ही खोलने का और उसके आगे बढ़ने का जो एक रास्ता बाबा जी ने यहाँ पर दिखाया हुआ है, उस रास्ते पर उस रास्ते को बाबा जी ने बहुत ही प्रशस्त किया, उसको बहुत ही स्पष्टता से हमारे सामने रखा है। और शायद हो सकता है कि हम सभी लोग इस रास्ते को अपना कर इसको समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। हालांकि परंपरा के प्रति हमारे सबके मन में बहुत ही आदर भाव है, और बाबा जी ने भी कहा है कि परंपरा में 99 प्रयास किए गए हैं, और ये 100वां प्रयास है कि जिसके माध्यम से हम सभी लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो भूमिका में इसको इसी तरह का रखने का प्रयास किया गया है, जहाँ तक मैं उसको समझा हूँ। ईश्वर को प्राप्त करके मोक्ष गति को पाना, यह प्राचीन काल से मानव की मंशा रही है। और इस प्रयास में, जैसा हम जानते हैं और दीदी ने भी अभी कहा है, कि कई लोगों ने घोर तपश्चर्या की, यज्ञ किया, दान धर्म किए, और आस्था विधि से हमारा पूरा समाज, पूरी परंपरा, मानव जात जीते हुए हमको दिखाई दी। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक काल की ओर हमारा पूरा यात्रा करते आए हैं,
वहां तक कई प्रश्न हमारे भी मन में थे और पूरे समाज के भी मन में थे, जिनकी कोई उत्तर हमारे पास नहीं थी। और मध्यस्थ दर्शन का प्रस्ताव हमारे सामने आया और हमारे कई प्रश्नों के उत्तर, हमारी जिज्ञासाएं, हमारे तर्क यहाँ पर पूरे होने लगे, ऐसा हमें दिखाई देता है। और जो परंपरा में प्रयास हुए हैं उसके बारे में, ईश्वर का स्वरूप क्या है और जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसके बारे में कहीं भी स्पष्टता नहीं थी। और इसीलिए शायद बाबा जी ने हमारे लिए ऐसा यहाँ पर रखा है कि यह ईश्वर केंद्रित रहस्य मूलक बात थी, जिसमें कई बातें हम सभी लोगों को समझ में नहीं आई। कुल मिलाकर हम लोग ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जो भी धर्म ग्रंथ थे, उसमें सारा जीव जगत ईश्वर के अधीन होने की बात कही थी। जैसा ईश्वर ही करता है, ईश्वर ही भोगता है, और हम लोग सभी, मतलब सारा जीव जगत ईश्वर का ही अंकित है, इस बात को परंपरा में रखा गया था। लेकिन इस विचारधारा को देखते हुए इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं था, या हो सकता है हम लोग उसको समझ नहीं पाए। लेकिन बाबा जी ने इसके बारे में जो कहा है कि इसका कोई ठोस प्रमाण हमारे वाङ्मय में भी उपलब्ध नहीं था, न ही विचारधारा में उपलब्ध था, और जिसके होते हुए कई अस्पष्टताएं लेकर हम सभी लोग जी रहे थे। जो वाङ्मय इस समय उपलब्धता, इसमें ईश्वर को प्रसन्न करने की बात कही गई है। जैसा हम लोग जो भी स्क्रिप्चर्स को पढ़े हैं, जो सारी बातें हम लोगों ने सुनी है भजन में, कीर्तन में, प्रवचन में, तो उसमें हमने यही देखा है कि मानव का कल्याण होने का भरोसा ईश्वर केंद्रित विचारधारा में दिया गया था। लेकिन मानव में जो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता है, और उसी के आधार पर मानव अभी तक जो कर्म करते आया है, और कर्म करने के बाद में, कर्म करते समय तो वह स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगते समय वह परतंत्र था। और आधुनिक काल में हम सभी लोगों ने देखा है कि जिस प्रकार का कर्म हमारी मानव जात ने यहाँ पर किया है, और उसकी फलश्रुति, उसका फल परिणाम क्या है, इसको हम सभी लोग देखते आए हैं। और इसमें ही हम सभी लोगों ने यहाँ अ, भौतिकवादी विधा को भी देखा है। जिस भौतिकवादी विधा में हम सभी लोग जानते हैं कि सुविधा संग्रह ही हमारे जीने का केंद्र था। मानव ने सुख प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए हैं, उसमें भौतिकवादी विधा में सुविधा संग्रह के माध्यम से शायद हम सुखी हो पाएंगे, ऐसा समझा, और उसे करने का, उसे फैलाने का प्रयास किया। और इसका फल परिणाम यह सामने आया कि हम अभी देख रहे हैं कि पूरे निसर्ग में जो एक अव्यवस्था हम मानव के कर्म स्वतंत्र के कर्म स्वतंत्रता होने के कारण हम सभी लोगों ने यहाँ पर जो एक प्रकार से अव्यवस्था निर्माण कर दी है, वही हमारा परतंत्रित होना साबित हुआ है। बाबा जी आगे कहते हैं कि मानव के इस वैचारिक इतिहास की समीक्षा इसीलिए प्रस्तुत किए है कि प्रत्येक मानव सत्य, समाधान, व्यवस्था, न्याय, समृद्धि, अभय और सह अस्तित्व को प्रमाणित करना चाहता है। मतलब यह सारी अव्यवस्था को देखकर, यह सारी अस्पष्टताओं को देखकर, और बहुत सारे शंका कुशंका को लेकर हम सभी लोग चलते आ रहे थे। और हमारी हमारी जो खोज थी वह सत्य की थी। लेकिन सत्य क्या है, इसको हम लोग न जान पाए, न समझ पाए, और जीते हुए कहीं भी सुख समाधान हमें मिल नहीं रहा था। न कि समाज में कोई व्यवस्था थी, और जो निसर्ग में व्यवस्था थी उसको भी हम लोग, मतलब ऐसी कतार पर ले आए थे जहां से इस धरती का होना न होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया था। हम न्याय के लिए प्रतीक्षित थे, जिसमें उभय तृप्ति हमको
अपेक्षित थी, लेकिन कहीं न्याय भी दिखाई नहीं देता था और ना ही समृद्धि नजर आती थी, जिसमें हम देख रहे थे कि सब तरफ जो मानव की आवश्यकताएं थी, वह आवश्यकताएं भी पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती थी और ना ही अभय की स्थिति थी, जिसमें शुरुआती दौर में प्राचीन काल में जैसा मानव को पशु पक्षियों से या प्राणियों से डर था, भय था, और उसी को लेकर चलता हुआ मानव इस आधुनिक समाज में जब आया, तो उसको मानव से ही डर लगने लगा, भय लगने लगा। इस प्रकार का एक अव्यवस्था हमारे समाज में था और ना ही सह अस्तित्व को मानव समझ पाया था। तो मानव को जिसकी खोज थी, जिसमें सत्य से लेकर सह अस्तित्व को प्रमाणित करना चाहता था, लेकिन वह बात कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि आदर्शवादी और भौतिकवादी विधि से यह संभव होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और इसी के कारण हम सभी लोग हमारी खोज को भी थोड़ा सा हमने विस्तारा, और शायद अभी जया दीदी ने हमें जिस बात का यहाँ पर जिक्र किया हुआ है कि समाज में अलग अलग जगह पर अलग अलग समुदायों की एक खोज चलती रही, जिसका एक उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गायत्री परिवार के माध्यम से जो हमारे अग्रवाल बंधु है, बाबा जी से मिले, और उनका पूर्व इतिहास जया दीदी ने बताया कि गायत्री परिवार के माध्यम से जो भी काम, जो भी खोज और जो भी समझ बढ़ाने की कोशिश वह एक पूरा समुदाय और मित्र परिवार कर रहा था, उनको भी बहुत सारी अस्पष्टताएं थी। और इन सभी खोज में बाबा जी से मिलना होना और बाबा जी के माध्यम से मध्यस्थ दर्शन का प्रस्ताव रखा जाना, और उस प्रस्ताव के तहत एक नई यात्रा इन पूरे समाज ने शुरू करना, और इसमें समाधानित होकर जी सकते हैं, इस बात को देखना, और धीरे धीरे बाबा जी के ज्ञान के प्रकाश में अपने कदम बढ़ाना, यह बात होती हुई दिखाई दी। और इसी यात्रा में हम जैसे कई लोग धीरे धीरे जुड़ते गए, और जैसा बाबा जी ने भी कहा है कि 20वीं शताब्दी के 10वें दशक तक यह सारी प्रतीक्षा, कुछ अच्छा हो जाए इसकी प्रतीक्षा पूरे समाज को थी। और इसका एक उत्तर बाबा जी ने मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से दिया, जिसमें अनुभवात्मक अध्यात्मवाद की आवश्यकता को पहचान कर उसे रखा गया। और हम लोग जैसे ही इसको अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें हमको समाधान नजर आता हुआ दिखता है, और हम सभी लोग इस समाधान को प्राप्त होकर इस सह अस्तित्व को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सह अस्तित्व को समझने के पश्चात ही, मतलब हमारी समझ पूरी होने के बाद ही, हमारी भागीदारी जो है उस भागीदारी को सुनिश्चित कर पाएंगे, और धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहे हैं। तो दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि कल जिस बात को हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें मानव का वैचारिक इतिहास क्या था, और अभी वर्तमान में मानव मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको बाबा जी ने इस तरह से रखा था, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ तक मेरी ओर से आ, मैं रखना चाहूँगा। अभी इस सभा में जितने भी विद्वज्जन है, और उनसे निवेदन करूंगा कि इस मेरी बात को और पूरा करने के लिए, मेरी समझ को अधिक स्पष्ट करने के लिए आपकी तरफ से भी इसमें आप जोड़ सकते हो, जिसके कारण मेरी इस ज्ञान यात्रा को मैं आगे बढ़ा पाऊंगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप में से अगर कोई इसमें जोड़ना चाहता है तो अवश्य जोड़े। धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
ये जो पूरा वाङ्मय है, तो इस वाङ्मय को हम समझे, व्यवहार में लाए और सभी के सामने प्रस्तुत भी कर सके। यही इस प्लेटफ़ॉर्म का उद्देश्य है। तो इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मैं सभी को फिर से आमंत्रित करती हूँ। भैया जी ने मानव का इतिहास तो हमारे सामने रखा ही है। तो इस प्रस्ताव को, इस वैचारिक इतिहास को और जीवन विद्या के प्रस्ताव से जोड़ते हुए अपने मतों को प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सभी को। कोई इसे जोड़ना चाहता है, तो कृपया अपना हैंड रेज़ करें। और पूरे इस प्रक्रिया पर हमें फीडबैक भी देने हैं कि हम इसे किस तरह से देखते हैं। नमस्ते वैशाली दीदी। हालांकि मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन था, कल का थोड़ा समझना था। जो एक जी, सेंटेंस आया है कि विक्रम शताब्दी के अनुसार 2052 आषाढ़ मास तक प्रतीक्षित है, यानी 20वीं शताब्दी के 10वें शतक तक प्रतीक्षित है। और फिर ये विक्रम शताब्दी के अनुसार भी लिखा है उन्होंने, तो इसको थोड़ा नहीं समझ में आया मुझे ये विक्रम शताब्दी वाला। जी दीदी। जी। दीदी का क्वेश्चन सभी तक पहुँचा ही होगा, तो इस पर कोई स्पष्टता देना चाहता है तो दे सकते हैं। नमस्ते दीदी सभी को। मेरी आवाज आ रही है? जी, जी। जी दीदी, आ रही है। नमस्ते। हाँ दीदी, वैसे तो बहुत ज्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि जैसे होली के पास में चैत्र मास से जो है ये भारतीय जो कैलेंडर शुरू होता है ना, तो ये उसके अनुसार लिखा हुआ है। तो ये ना थोड़ा आगे चलता है, शायद 30 इयर्स ये आगे चलता है। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पर बाबा जी ने ये 99 या 2000 में ये सारा बाबा जी ने ना लिखवाया था, जैसे प्रिंट होने का संवाद में भी 2000 से 2006, 2008, 2010 ऐसी तिथियां मिलती हैं। ये लिखा गया बाद में है ना, सारा प्रिंट बाद में हुआ है। तो ये उस वक्त बाबा जी ने इस तरह से लिखा कि विक्रम शताब्दी के अनुसार 2052 आषाढ़ मास तक प्रतीक्षित है। यानी अभी तक भी बाबा जी का कहना है, जिस समय बाबा जी प्रिंट वगैरह की तैयारी करा रहे थे, जैसे अभी भैया ने बताया कि B.R. अग्रवाल भैया जी और सोम भैया और संकेत भैया, ऐसे कई सारे भैया जी बाबा जी ने ये काम सौंपा था ना, तो एडिटिंग वगैरह का। तो इसमें ये बाबा जी उस उस डेट की कर रहे हैं कि इतना समय हो गया, 20वीं शताब्दी ये 10वें शतक तक, यानी कि 2010 तक के आसपास की बात ही बाबा जी कर रहे हैं। प्रतीक्षित है और अभी तक कोई भी सर्वतोमुखी समाधान और न्याय बोध के बारे में किसी और विधि से कोई समझ अभी तक बनी नहीं है ना। जैसे लिखा है कि इस समीक्षा को यहाँ इसलिए प्रस्तुत किए हैं कि हर मानव सत्य, समाधान, व्यवस्था, न्याय, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व को प्रमाणित करना चाहते हैं। हर मानव जन्म से ही सत्य वक्ता होता है, इसलिए सत्यबोध होने की आवश्यकता है।
भौतिकवादी और आदर्शवादी विधि से सत्यबोध होना मानव जाति के लिए प्रतीक्षित है, इसलिए सर्वतोमुखी समाधान और न्यायबोध होना अभी तक प्रतीक्षित है। तो जो डेट दी है वो इसका यही है कि अभी तक इसके बारे में कहीं से कोई ऐसे मिला नहीं है कोई समाधान, कोई ऐसी कहीं से कोई संदेश, कोई समाधान इस तरह की कोई कोई ज्ञान इस तरह का मिला नहीं है। तो फिर बाबा जी ने अपनी बात की कि विकल्प के रूप में जो हमें समझ में आया, तो उसके बारे में फिर समाधान और समृद्धि और न्याय, धर्म, सत्य, नियम, नियंत्रण, संतुलन की बात बाबा जी ने अपनी आगे रखी। तो वो डेट के बारे में इतना ही बताना था मुझे, जो मीनल दीदी पूछ रही थी। दीदी थोड़ा सा इसमें अभी मैंने गूगल सर्च किया है, तो थोड़ी एक बात रखना चाहूँगा। विक्रम संवत्सर की शुरुआत जो है वो ईस्वी सन पूर्व, मतलब ईसा के पूर्व में 57 साल पहले हुई थी। और विक्रम संवत को हिंदू या भारतीय कैलेंडर भी कहा जाता है। और इस कैलेंडर के मुताबिक साल के त्योहार, व्रत और ग्रहण की गणना की जाती है। और विक्रम संवत से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, जिसमें कहा है विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने की थी। विक्रमादित्य को न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के हितैषी शासक के रूप में देखा जाता था। विक्रमादित्य ने शकों को हराकर भारत को विदेशी शासकों से आजादी दिलाई थी। और इस जीत की याद में उन्होंने विक्रम संवत पंचांग बनवाया था। विक्रम संवत में 12 महीने और 7 दिन होने का जिक्र किया है। महीनों का हिसाब सूर्य और चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। और विक्रम संवत के महीनों के नाम जैसा चैत्र, बैसाखी, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन है। विक्रम संवत्सर अंग्रेजी कैलेंडर से 57 साल आगे होने की बात कही है। तो यहाँ इंफॉर्मेशन अभी गूगल से प्राप्त है। तो इसमें बाबा जी ने हमारे ये पहले अध्याय में जिस बात का जिक्र किया है, जिसमें कहा है कि इसीलिए सर्वतोमुखी समाधान और न्यायबोध होना अभी तक प्रतीक्षित है, अर्थात 20वीं शताब्दी के 10वें दशक तक प्रतीक्षित है। और आगे कहा है विक्रम शताब्दी के अनुसार 2052 आषाढ़ मास तक प्रतीक्षित है। और जहां से, जैसा अभी दीदी ने कहा है कि इस पूरे वाङ्मय को वहां से प्रसिद्ध करना शुरू किया। और इसमें बाबा जी आगे जोड़ते हैं कि इसी सर्वेक्षण, निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर अनुभवात्मक अध्यात्मवाद की आवश्यकता को पहचाना गया। तो जब बाबा जी ने इस पूरी बात को रखा और पुस्तकों के वाङ्मय के रूप में प्रकाशित किया, तो जब से मानव की समझ और उसकी जिज्ञासा, उसको पूरा करने के लिए इस पूरे प्रस्ताव को, मध्यस्थ दर्शन को बाबा जी ने समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो वह जब से किया है उस तिथि का बाबा जी ने यहाँ पर उल्लेख किया है। और वह तिथि अर्थात ही जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारा जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें 57 साल अ, आगे की बात उसमें अ, रखी गई है, मतलब उसका जिक्र किया हुआ है। तो यह स्पष्टता मुझे लगता है कि जो प्राप्त स्रोतों के माध्यम से हमको यहाँ पर पता चलती है। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद सीमा दीदी, बहुत 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 धन्यवाद। मीनल दीदी, आप अब तक पहुंच पाया है ना? जी जी दीदी, हाँ थोड़ा आई चित्र में थोड़ा जी थोड़ा जी आई। जी। पूर्णिमा दीदी का हैंड रेज है, दीदी आप शेयर हाँ कर सकते हो। नमस्ते, सभी को नमस्ते। दीदी मैं जैसा नमस्ते। समझी हूँ, बाबा जी बोलते थे मतलब 20th सेंचुरी है ना, तो उसके बाद से ही लोगों ने उनकी बातें सुनना शुरू करा।
है ना? अब बाबा जी को पहले ये भी लगता था बताएँ कि नहीं बताएँ, है ना? लोगों को ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है? तो मुझे लगता है उससे रिलेटेड है। 10th टिकेट जो था, उसके बाद ही मतलब बाबा जी ने बताना भी शुरू करा और लोगों ने सुनना भी शुरू करा। तो आज इतना बड़ा रूप दिख रहा है। तो सर्वतोमुखी समाधान सबको उपलब्ध हो गया ऐसा नहीं है, प्रतीक्षित तो अभी भी है मगर उस ओर चलना तो शुरू करें, सोचना तो शुरू करें हम लोग, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। सभी की काफ़ी स्पष्टता हो चुकी होगी इस प्रश्न पर। यदि और किसी की कोई जिज्ञासा हो, तो वो भी रख सकते हैं या फिर हम फीडबैक की तरफ चलेंगे। तो हम फीडबैक आज अ, हम जब जो जितने भी उपस्थित हैं उनसे ही लेंगे और कल से हम एक प्रयास करेंगे कि फीडबैक के वक़्त हम अ, अपना कैमरा ऑन रखें, ताकि अपने शब्दों के साथ अपना भाव भी पहुँचा सकें। किन्नी की कोई जिज्ञासा? नमस्ते दीदी सभी। जी, स्वागत है भैया। मैंने एक ऑडियो सुना था बाबा जी का, ये सन 2000 और विक्रम संवत की जो बात है ना, तो उस पे एग्जैक्ट तो मेरे को ध्यान नहीं है। बाकी जैसे सन 1970 तक उनका समाधि का जो क्रम था संयम का वो संपन्न हुआ। उसके बाद में 20 या भाषाकरण स्वयं के अंदर उसके चित्रण और उसको उसके लिए लगाया। फिर ऐसे ही कुछ समय उन्होंने मतलब कुछ लोगों ने इसके मतलब चर्चा की, क्या मतलब उसको जरूरत है या ना। फिर इसी क्रम ये जो बाजार है और ये जो विक्रम की डेट, इस दिन से बाबा जी को लोग के उद्देश्य ऐसा उसमें भैया बोल रहे हैं। भैया जी, एग्जैक्ट आपकी तो आवाज़ थोड़ी अस्पष्ट आ रही है। दोबारा से उसके बाद ही रख पाऊंगा। दीदी नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी, अभी ठीक आ रही है। हाँ, अभी पहले से थोड़ी ठीक है, लेकिन थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होने की वजह से क्लियर नहीं है। हाँ तो दीदी उसमें बाबा जी ने सन 2000 से इसको लोक व्यापीकरण के लिए रखा है। इससे पहले उनके साथ में चर्चा उसकी मानव जाति क्या अवस्था में रख, ऐसा उस ऑडियो के अंदर बाबा जी बोल रहे हैं। अगर वो ऑडियो मेरे को मिला तो मैं ग्रुप में भी शेयर करूँ। जी दीदी इतना ही कहना था, धन्यवाद। धन्यवाद संदीप भैया जी। मुझे लगता है काफ़ी स्पष्टता हो गई होगी। अ, हाँ भैया, आप बात रख सकते हो। रामाशंकर भैया। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। दीदी एक बात और इसमें ध्यान में आती है कि जो बाबा जी से पूछा गया कि हमारे लिए परंपरा है क्या, या मानव परंपरा, मानव पीढ़ियों को परंपरा उपलब्ध हुई क्या अब तक। तो पता चलता है कि मानव पीढ़ियों को अब तक परंपरा उपलब्ध नहीं। जो लिटरेचर रही या जो आचरण सूत्र रहे, जो व्यवस्था रही, इन सब से परंपरा का जो प्राप्त होना चाहिए। जैसे मानव संतान है तो उसको परंपरा से अस्तित्व दर्शन बोध हो जाए, जीवन ज्ञान हो जाए, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान हो जाए, इस प्रकार से उसे उपलब्ध तो नहीं हुआ। तो अब ये उपलब्ध हुआ, ऐसा बाबा जी कह रहे हैं। क्योंकि अनुभव मूलक रूप से लिटरेचर जो है और मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ लिटरेचर अब मानव जाति को उपलब्ध होगी। तो अब मानव जाति, मानव जो पीढ़ियां होंगी वो इसे पढ़ेंगी, इसका सानिध्य लाभ लेते हुए यथार्थ दर्शन को यथार्थता में, वास्तविकता में, उस सत्यता में पहचानते हुए अब वे जीने की योग्यता को विकसित कर सकेंगे।
तो परंपरा उपलब्ध हो गई। अब अनुसंधान का आशय लगभग समाप्त हो गया। इस ये समझ में आया कि सन 2000 के पूर्व तक यह चीज जो है अब तक मानव परंपरा को उपलब्ध नहीं, मतलब मानव पीढ़ियों को उपलब्ध नहीं थी। अब 2000 के बाद मानव पीढ़ियों को ये उपलब्ध हो गया। इस तरह से मुझे लगता है कि सन 2000 का जिक्र है और उसी को दूसरे शब्दों में उन्होंने संवत, विक्रम संवत के रूप में कहा है। ये मेरे ध्यान में आया। धन्यवाद भैया जी। और किन्हीं को इस पर थोड़ा प्रकाश डालना है या अपनी बात रखनी हो तो वो रख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं प्रतिपृष्ठि की ओर। फीडबैक के लिए मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में और आपको कैसा लगा और इसमें और कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं क्या, इसके लिए मैं आप सभी के विचारों को हम सब सुनना चाहेंगे। दीदी मुझे थोड़ा सा एक बात यहाँ पर, जैसा आपने अभी यहाँ पर कहा है कि कुछ मतलब फीडबैक यहाँ पर देना है। तो जी हालांकि तो हम सभी लोगों ने इस पूरी बात को कल और आज रखने का प्रयास किया है। तो फीडबैक तो वैसे सभी लोगों से हमें अपेक्षित है और धीरे धीरे सभी लोग इसमें जोड़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रक्रिया जो हम लोग कल से शुरू किए हैं एक अच्छी प्रक्रिया है और इस पूरी प्रक्रिया का मेरी ओर से मैं स्वागत करता हूँ। इसका एक कारण भी यह है कि हम लोग 7-8 महीने से लेकर इस पूरी अध्ययन प्रक्रिया को देखते आए हैं, इसमें शामिल भी हुए हैं और हमारी योग्यता पात्रता अनुसार इसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसमें व्यक्त होना यह बात भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग व्यक्त होते जाएंगे हमारी स्पष्टता भी बढ़ती जाएंगी और हमारी दृढ़ता भी बढ़ती जाएंगी, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और हमारी दिशा और जो सीढ़ियां हम लोग आगे चढ़ रहे हैं वह सही है या नहीं, इसकी भी समीक्षा हमारी खुद की भी हो जाएंगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि सभा में 10 साल से अधिक काल के लिए अध्ययन करने वाले अध्ययनार्थी है, तो उनके सामने अगर हम लोग प्रस्तुत होते हैं तो वह लोग भी हमें मार्गदर्शन जरूर करेंगे और हमारी दिशा गति और स्थिति का एक जायजा उनके माध्यम से भी लिया जा सकता है। और साथ साथ मिलकर अध्ययन होने का यही एक फायदा है कि हमारी स्थिति गति का पता हमको चलता है और कितने प्रयास हमको बढ़ाने हैं इसकी ओर भी हमारा ध्यान जरूर जाएगा। तो कुल मिलाकर इस सारी प्रक्रिया को मैं तो महत्वपूर्ण समझता हूँ। तो इसीलिए इस बात को, जैसा इस वाङ्मय को हम पढ़कर हमारी प्रस्तुतियां हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो यह एक अच्छी प्रक्रिया है और मेरी ओर से इस प्रक्रिया का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और योगेश भैया आज शायद ज्वाइन नहीं है, लेकिन कल ज्वाइन होने के बाद हम लोग इस प्रक्रिया के बारे में हमारी ओर से हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी हमें जरूर मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया। हाँ संदीप भैया।
बाबा जी को नमन, सभी को नमस्ते। जिस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम जो है उसमें काफ़ी सोच कर ये प्रयास किया जा रहा है, जिसमें दर्शन जैसी गूढ़ चीज़ को कैसे लगातार लंबे समय तक जारी रखा जा सकता है, उस पर काम किया जा रहा हो। जैसे अ, प्रेरणादायक गीत से बात शुरू हुई थी, फिर संस्मरण बाबा जी के सानिध्य पुस्तक से पढ़ा गया और फिर अ, जो ओवरव्यू है वाङ्मय का, उसका सार, उसका पठन और फिर उसमें सबकी भागीदारी की अपेक्षा की जा रही है। तो इस तरह से ये लंबे समय तक चल सकने का सामर्थ्य रखता है, ये प्रारूप ऐसा मुझे समझ में आता है। अ, इसमें निश्चित रूप से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी भागीदारी जो है इसको और अ, मजबूत बनाएगी और आगे ले जाएगी। तो मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और मैं अपनी भागीदारी में इतना कहना चाहूँगा, सानिध्य पुस्तक के पठन में मैं अ, दिलचस्पी रख और अ, कुछ दिनों के बाद लेकिन 1 सप्ताह के बाद क्योंकि कुछ पारिवारिक व्यस्तताएँ हैं, इतना मैं अपनी तरफ से कहूँगा। जी, सभी को नमस्ते। जी, धन्यवाद संदीप भैया जी। आप जब भी इसमें शामिल होना चाहो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ताकि एक हम नियोजन और एक टाइम टेबल बना सकें। जी, दीदी। धन्य तो हमारे पास अभी 8 मिनट है तो मैं सभी से फिर से अनुरोध करती हूँ कि अपनी प्रतिपुष्टि यहाँ पर रखें। जी। जी, करण भैया, जयपुर से आपका अ, स्वागत है। नमस्ते दीदी। जी, नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। अभी जैसे संदीप भाई ने बताया कि ये जो प्रारूप है ये काफी सोच समझ के बनाया गया है, तो मैं इससे सहमत हूँ। अभी क्योंकि मध्यस्थ दर्शन काफी भारत में बहुत लोगों तक पहुंच पाया है और काफी लोग उसमें जुड़ चुके हैं जो कि 10-10 साल 20-20 साल से इसमें अध्ययन कर रहे हैं। तो इस कारण से उत्साह लोगों में इतना अधिक है, तो बहुत सी गोष्ठियां अब हर राज्य में चल रही हैं और विदेशों में भी चल रही हैं। तो मैं अभी क्योंकि इसमें दर्शन में नया हूँ, समझने का प्रयास ही कर रहा हूँ। मेरी सिर्फ अभी शुरुआत है, 1-2 कदम ही मैं इसमें भी चला हूँ। तो लेकिन रुचि मेरी ऐसी है कि मैं इसको अच्छे से समझना चाहता था और इसी प्रयास में जितनी भी गोष्ठियों के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर वो निमंत्रण आते हैं, उनको एक एक करके मैं उनको सुनने का प्रयास कर रहा हूँ और अलग अलग गोष्ठियों में काफी समय से जा रहा था। तो इस गोष्ठी का जो प्रारूप है वो मुझे काफी व्यवस्थित लग रहा है कि काफी सोच समझ के इसका बनाया गया है कि भाई संस्मरण भी होंगे पहले, जैसे दीदी का वो एक गीत है, फिर संस्मरण है, फिर अच्छी बात है। तो ये और जिस तरीके से आप इसको संचालन कर रही हैं कि सभी को से अपेक्षा है कि वो अपनी बात रखें और जो भी रखना चाहते हैं, जैसे कल के लिए अगर कोई अच्छी बात कहना चाहते हैं तो आप अपना नाम प्रस्तावित करें जिसको कि अगले सत्र में आप निमंत्रण देंगी। तो यह जो प्रक्रिया है ये मुझे काफी सही लग रही है क्योंकि इससे अच्छे तरीके से इसका संचालन किया जा सकता है। एक दो अन्य जो इस तरह के गोष्ठियां हैं जिनमें मैंने सम्मिलित होने का प्रयास किया कि मैं इसमें रेगुलर बेसिस के ऊपर साल 2 साल 3 साल तक रोज उसको सुन पाऊं, उस उद्देश्य से मैं जब जुड़ा तो किसी किसी गोष्ठी में ऐसा हुआ कि क्योंकि प्रारूप स्पष्ट नहीं था या इतना व्यवस्थित नहीं था, तो उसमें समय का अपव्यय कभी कभी हो जाता था किसी
जो दर्शन को जो लोग व्यवस्थित रूप से समझना चाहते हैं, उनके प्रयास अलग तरह से चलते हैं। और कुछ ऐसा भी होता है कभी कभी कि उत्साह में, अति उत्साह में, बिना समय लगाए या बिना परिचय शिविर किए, बिना अध्ययन शिविर किए भी समझना चाहते हैं। उसमें वो जो प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न कई दफा तार्किक नहीं होते। तो उस कारण से फिर मुझे वो गोष्ठियां छोड़नी पड़ी। और इस गोष्ठी में जो आपने जो शुरू किया है प्रयास, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लंबे समय तक चल पाएगा। और प्रारूप ही इसी प्रकार का है कि अगर कभी इस तरह का कोई व्यतिरेक होता है तो आप उसको अच्छे से संभाल पाएंगे। मुझे इसमें पूर्ण विश्वास है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। आपकी सूचनाओं का हम स्वागत करते हैं और अ, प्रयास भी करेंगे सभी लोग कि इसे हम अच्छी तरीके से सभी सम्मिलित होके आगे बढ़ाते रहेंगे। सुमन दीदी का हैंड रेज है। दीदी, आपका स्वागत है। जी, सभी को नमस्ते। बाबा जी नमस्ते। को शत प्रणाम और योगेश भैया का बहुत बहुत आभार। जो ये आप इस समय हम जिस तरह का कार्यक्रम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसे एक तो जैसे मीनल दीदी का सुबह सुबह गीत, प्रेरणादायी गीत होता है जो, वो सुनने को मिलता है, तो अपने आप में भी कुछ प्रेरणा जगती ही है। फिर जैसे अच्छी बात मंजूषा दीदी की है, तो अच्छी बात में भी ध्यान जाता है कि हमारे जीवन में कहाँ पे क्या अच्छा हुआ, उसको हम महसूस कर पाते हैं और उसको फिर व्यक्त करने का भी प्रयत्न करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। फिर उसके बाद जो संस्मरण है बाबा जी का, तो उससे भी हमारा ध्यान कहीं न कहीं तो जाता ही है। तो ये इस एक बहुत मुझे लगता है सुचारू प्रक्रिया है, जिसको अपनाया गया है और ये बहुत सोच समझ कर, जैसे सभी जो जिन भाई-बहनों ने बताया, इस बहुत सोच समझ कर ये प्रक्रिया अपनाई गई होगी, ऐसा लगता है। तो ये मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये बहुत सोच समझ कर अपनाई गई प्रक्रिया है। और क्योंकि ये लंबा समय है पढ़ने के लिए, हमें बहुत 10 वर्ष का समय हमारे पास है, तो इस तरह की गतिविधियों से हम उसमें अपने जीवन में अच्छी बात, प्रेरणादायी गीत और बाबा जी के संस्मरण, ये 3 चीज़ों और जो हम अध्ययन करेंगे उसको मिला के देखें, तो हमारे जीवन में निश्चय ही कुछ ऐसा घटित होगा जिसको कि हम पाना चाहते थे, वो घटित हो पाएगा और हम उसके साथ-साथ चल पाएँगे। तो हम भी एक कहेंगे कि मानव बनने की कगार पे पहुँच सकते हैं। क्योंकि हमारा लगातार ध्यान बना रहेगा, प्रेरणा भी हमें मिलती रहेगी, हम अच्छी बातों को भी ध्यान में रखते रहेंगे और अच्छी बातें करने की भी कोशिश करेंगे कि हमारे से कुछ अच्छा हो जाए, हर दिन हमारे से कुछ अच्छा हो जाए। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा शुरुआत लगी है और मुझे लगता है कि ये शुरुआत ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी और हम लोग इसमें पूरे 10 साल पूरे कर पाएँगे इसी तरह से। धन्यवाद दीदी। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। सही में अच्छी बातें तो हमारे साथ बहुत सी होती है, लेकिन हमारा ध्यान उस पर जाता नहीं। जो कमियाँ हैं, जो अभाव है, उसी पर हम टिके हुए रहते हैं, तो उसी वजह से अ, आगे नहीं बढ़ पाते। तो अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ हम यदि आगे बढ़े, तो हमारे अध्ययन में भी गति के लिए ये बहुत ही सपोर्टिव फैक्टर रहेगा। तो मेरा नंबर चैट बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट करके अगले सभी सत्रों के लिए अ, अपना नाम दे सकते हैं। उसमें मध्यस्थ दर्शन एक अवलोकन पुस्तक और संस्मरण के लिए, अच्छी बात के लिए भी मेरा नंबर मैंने चैट बॉक्स में दिया हुआ है और मुझे कॉन्टैक्ट करके आप अपना नाम दे सकते हैं। और किन्हीं को कोई बात रखनी है? जी दीदी, नमस्ते। जी। आज का सत्र बहुत ही प्रक्रिया पूर्वक, सुचारू प्रक्रिया जो आज के सत्र की हमने डिसाइड की थी, उस अनुसार ही हुआ। तो बहुत ही प्रेरणादायी और
अध्ययन में और हम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए उपयोगी रहा। कल के सत्र का अगर हम आज ही शेड्यूल तय कर देते हैं तो ये ठीक रहेगा। अगर अभी कोई तैयार है अच्छी बात बताने के लिए या कोई संस्मरण पढ़ने के लिए या प्रस्तुति के लिए, तो वो अभी ही बता ही सकते हैं। बिल्कुल दीदी। जया दीदी का प्रस्ताव सभी के सामने है ही, तो आप सभी जन एक तो हमें अच्छी बात के लिए एक नाम चाहिए, फिर संस्मरण बताने के लिए एक नाम चाहिए और प्रस्तुति करने के लिए एक नाम चाहिए। ऐसे 3 नाम आज अगर आ जाते हैं तो कल का शेड्यूल हमारा तय हो जाता है और तैयारी के लिए लोगों को वक़्त भी पूरा मिल जाता है। नहीं तो हम अल्फ़ाबेटिकली जैसे अभी नाम है हमारे पार्टिसिपेंट्स में, उस प्रकार हम उसको असाइन कर सकते हैं। परिवार सभा से प्रस्ताव की अपेक्षा है, नाम की अपेक्षा है। नमस्ते दीदी। दीदी कल के लिए प्रस्तुति में जो अवलोकन पुस्तक है उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है 1.2 इस अनुसंधान की आवश्यकता, उसके लिए मेरा नाम लिख सकते हैं दीदी। जी, अंजलि दीदी का हैंड रेज़ है। धन्यवाद प्रोमिला दीदी। जी अंजलि राउत दीदी। हाँ दीदी, नमस्कार। मैं पंकज राउत बात कर नमस्ते रहा हूँ। भैया। नमस्ते भैया। हाँ, संस्मरण के लिए मैं कल जी, बात रखूँगा। हाँ, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। नमस्ते दीदी। जी, अच्छी बात के लिए आप मेरा नाम लिख सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। ऐसे ही अगर हर दिन नाम आप बताएँगे तो हमारा टाइम टेबल बन जाएगा। अगर किसी को 2 दिन चाहिए, 3 दिन चाहिए तो भी वो बता सकते हैं कि 2 दिन बाद हम बताएँगे, 3 दिन बाद हम अपनी प्रस्तुति रखेंगे। ऐसा भी आप सभी बता सकते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत-बहुत आभार और सभी का बहुत-बहुत स्वागत करके मैं वैशाली ताई को हैंड ओवर करती हूँ। धन्यवाद दीदी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो कल अ, प्रेरणा गीत के साथ मीनल दीदी तो हमारे साथ रहने वाली ही है। फिर अच्छी बात के लिए सुमन दीदी, संस्मरण के लिए पंकज भैया और अवलोकन के लिए प्रोमिला दीदी हमारे साथ रहेंगे। तो सभी को अच्छी बात के लिए और बाबा जी के संस्मरण के लिए शुभकामनाएँ और इसी के साथ हम हमारा सत्र अभी समाप्त करते हैं। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद सभी को नमस्ते।